Welcome to the yet another session on the subject system analysis and design. The topic of today's discussion is system implementation. That is very important phase in system development life cycle. In this phase, we used to implement the system. We used to deploy the solution at the customer side. Let's start the discussion with a basic introduction to the system implementation. So as I told you, the system implementation is the process of making the new system operational and available to a prepared set of users, and positioning ongoing support and maintenance of the system within the performing organization. तो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हमने जो क्लाइंट के कहने से उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो सिस्टम बनाया है उसको हम ऑपरेशनल करेंगे और अवेलेबल करेंगे टू द रिक्वेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. Now, the key difference between the system implementation and other phases is that कि बाकी जितने phases थे, जैसे suppose कीजिए requirement gathering था, analysis था, design था, वो सारा हो रहा था development side पे. Means जो company develop कर रही थी solution को उसी के side पे ये सारी चीजें perform हो रही थी. लेकिन अब जो system implementation है that will take place on the customer side. तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब हम सिस्टम इंप्लीमेंटेशन से पहले जितने भी फेजेस हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उन फेजेस पे काम होता है ऑन द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन साइड. जो कंपनी डेवलप करती है सोल्यूशन को उसी की साइड पे काम होता है. लेकिन जैसे ही एक बार आपने सारा सोल्यूशन बना लिया, अब उसको डिप्लॉय करना है, तो जो डिप्लॉयमेंट होगी वो कहाँ पे होगी? ऑन द कस्टमर साइड. तो कस्टमर साइड पे वो रियल एक्चुअल इन्वायरमेंट मिलेगा, वर्किंग इन्वायरमेंट मिलेगा. अगर जब आप अपनी डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन की साइड पे जब काम करते हो, अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत आ भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम पे सिस्टम एक्चुअल में वहां पे काम नहीं कर रहा होता जहां पे उसको इंप्लीमेंट किया जाना है. लेकिन जैसे ही हम सिस्टम इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे आते हैं तो अब ये टोटली डिफरेंट हो जाता है बाकी सारे फेजेस पे से, क्योंकि अब हम सोल्यूशन को इंप्लीमेंट कर देंगे ऑन द कस्टमर साइड. तो एक बार सिस्टम लाइव हो गया, there is no longer the case any miscues at this point will almost certainly translate into direct operational or financial impact on the performing organization. अब कोई भी दिक्कत आती है तो वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाएगी, उसका वो डायरेक्टली इफेक्ट डालेगी सिस्टम के ऑपरेशंस पे, और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स भी होंगे. अब यहाँ पे जो ये वर्ड है परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए सोल्यूशन डेवलप किया गया है, जहां पे सोल्यूशन एक्चुअल में वर्क करेगा, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी वेबसाइट बनवाई, तो दो दो उसमें पार्टीज हो गई. एक होगी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो सारी वेबसाइट डेवलप करनी है, और दूसरी जिनके लिए वो डेवलप करनी है. तो जब तक डेवलपमेंट हो रही है वो सारी होती है डेवलपमेंट साइड पे, तो उसमें कोई दिक्कत भी आ जाए तो वो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. लेकिन एक बार अगर आपने प्रोडक्ट बना के कस्टमर को दे दिया, वहां पे जब प्रोडक्ट आपका लाइव हो गया, जब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो इट विल इम्पैक्ट ऑन द operations of the system, and it will also be having the financial impacts. Now, अब जो सिस्टम इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है सारा, इसको हमने 4 फेजेस में ब्रॉडली डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट फेज इज प्रिपेयर द सिस्टम फॉर द इंप्लीमेंटेशन. द सेकंड इज डिप्लॉय द सिस्टम. द थर्ड इज अ ट्रांजिशन टू परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. And the fourth is post implementation evaluation report, PIER. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड प्रिपेयर फॉर सिस्टम इंप्लीमेंटेशन. अब प्रिपेयर फॉर सिंपल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन में फिर से हमारे पास 4 चीजें हैं. डेवलपमेंट, सिस्टम को पूरा डेवलप किया, उसको टेस्ट किया, फिर डेवलपमेंट जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है उसको प्लान किया, और लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई अबाउट द सिस्टम. So these are the 4 phases before the deployment process.
अब सिस्टम को एक्चुअली डिप्लॉय करने से पहले ऑब्वियसली सिस्टम डेवलप होगा, उसकी टेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद हमने सिस्टम को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसकी प्लानिंग होगी। और उसके बाद इससे पहले कि सिस्टम फुली फंक्शनल हो, हमें ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, ट्रेनिंग। क्योंकि आपने सोल्यूशन बिल्ड कर दिया, लेकिन जहां पे जाके आपको सिस्टम जो अपना सोल्यूशन है वो डिप्लॉय करना है, लोग वो तो ऑपरेट वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने करना है, परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने करना है। तो उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही आई मीन एफिशिएंट ट्रेनिंग, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपको ये काम, ये प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस इज बेसिकली, in this process the physical design specification created by the analysis team are turned into the working system by the development team. तो अपनी रिक्वायरमेंट दे दी कस्टमर ने, उसके बाद एनालिसिस हो गया, सिस्टम को आपने लॉजिकली डिजाइन कर दिया, तो डेवलपमेंट फेज में आप लॉजिकल डिजाइन से एक्चुअल सिस्टम को डेवलप कर लोगे। द सेकेंड इज टेस्टिंग। टेस्टिंग के ऊपर भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस सेशंस में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। टेस्टिंग मींस चेकिंग द सिस्टम अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। तो उसमें सारा टेस्ट केस बिल्ड करने, उसका टेस्टिंग का मेथड डिसाइड करना, टेस्टिंग टेक्निक यूज करनी, टेस्ट केसेस बनाने, उनको एग्जीक्यूट करना, ये सारी चीजें आती हैं इन द टेस्टिंग फेज। द थर्ड फेज इज डिप्लॉयमेंट प्रोसेस प्लानिंग। अब आपका सिस्टम डेवलप हो चुका है, वो टेस्ट हो चुका है, अब हमने उसको डिप्लॉय करना है। लेकिन डिप्लॉय करने से पहले हम प्लान आउट करेंगे पूरा कि सिस्टम को डिप्लॉय कैसे करेंगे। क्या जो उनका परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो पिछला सिस्टम है उसको हम टोटली रिप्लेस कर देंगे नए सिस्टम के साथ, या हमें नए सिस्टम को इंटीग्रेट करना है पुराने सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे सारी प्लानिंग होगी। उसके अलावा अगर आप टोटली चेंज कर रहे हो, तो उनका जो पिछला डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें हमें नए सिस्टम के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है अब नए सिस्टम के हिसाब से कुछ अलग जॉब्स हमें निकालनी पड़े, क्योंकि हो सकता है कि नए सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हो जिनको ऑपरेट करने के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन की जरूरत हो। तो ऑब्वियसली अगर वो एम्प्लॉयज पहले से नहीं है तो नई जॉब ओपनिंग्स होंगी। और कभी कभी ये हो जाता है कि आपको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का आइडिया लेना पड़ता है कि क्या जो नया सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंगली जो इम्प्लॉयज हैं परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के, क्या वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, कहीं वो ज्यादा रिलक्टेंट तो नहीं हो जाएंगे टू एक्सेप्ट द न्यू सिस्टम। तो ये सारी चीजें यू विल डिसाइड इन द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस प्लानिंग। द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रेनिंग। तो अब इससे पहले कि आप सिस्टम को डिप्लॉय करो, उसको एक्चुअल ऑपरेशनल करो, ऑपरेशनल करने से पहले ऑब्वियसली अब उसको ऑपरेशनल करना है तो ऑपरेशंस तो यूजर ने ही परफॉर्म करने हैं। क्लाइंट साइड पे परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो इंप्लॉइज हैं उन्होंने ही काम करना है सिस्टम पे। तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग देनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो इंप्लॉइज हैं वो सिस्टम को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे, जिनके जिसके कारण एरर्स आएंगी। और दीज एरर्स कैन बी लीड टू द फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा दारोमदार है। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग, इसको हम दो पार्ट्स में मेनली देखते हैं। एक तो ऑन फर्स्ट पार्ट वी विल बी डिसाइडिंग द पर्सन्स कि हम ट्रेनिंग देंगे किसको, किस किस किन किन लोगों को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। और दूसरे में हम डिसाइड करेंगे कि हम ट्रेनिंग का मेथड कौन सा यूज करेंगे। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले हमारे पास दो हैं, ट्रेनिंग सिस्टम ऑपरेटर्स एंड यूजर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सिस्टम ऑपरेटर, सिस्टम ऑपरेटर मींस जो सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, और यूजर जो सिस्टम को यूज करेंगे। अब देखिए ना, दो चीजें होती हैं। एक जो कहीं पे सिस्टम आपने इंप्लीमेंट कर दिया, दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस सिस्टम को चलाते हैं, दूसरे जो उसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नाउ सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन हैज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक वाईफाई नेटवर्क है। तो ऑब्वियसली आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इंप्लॉइज होंगे
जो उस वाईफाई नेटवर्क को मैनेज कर रहे होंगे, उसको रनिंग रखने में उसके सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होंगे। और दूसरी तरह के लोग कौन से होंगे? वो जो उस वाईफाई नेटवर्क को यूज कर रहे होंगे। तो इसी तरह से जब हमने सिस्टम डिप्लॉय करना है तो ट्रेनिंग दो तरह के लोगों को दी जाएगी। पहली चीज, जो लोग उस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, दैट आर सिस्टम ऑपरेटर्स, और दूसरे जो उनको यूज करेंगे, मींस यूजर ट्रेनिंग। देन ऑब्वियसली वी विल having we have some training guidelines जिसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेनिंग को ज्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग मेथड्स, तो दो तरह के हमारे पास मेथड्स हैं। एक तो है जी इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग ट्रेनिंग की इन पर्सन ट्रेनिंग हो, एक ट्यूटर हो और वो लोगों को ट्रेनिंग दे। दूसरी होती है सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग, दूसरी होती है कि वहां पे कोई ट्यूटर नहीं होगा, हम ऑनलाइन सर्विसेज को या मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल बेस्ड सर्विसेज को यूज करेंगे फॉर द ट्रेनिंग। लेकिन इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग में फिर से दो कंपोनेंट्स हैं, द वर्चुअल क्लासरूम्स and the normal classrooms. Virtual classrooms means जो आपका टीचर और स्टूडेंट है वो सेम टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सेम प्लेस पे हो, तो वो ऑनलाइन उनकी क्लास हो सकती है। दूसरा होता है नॉर्मल क्लासरूम, जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर, ट्रेनर एंड ट्रेनी, दे शुड बी प्रेजेंट एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, फेस टू फेस जो क्लासरूम्स होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है बेसिकली। सो पहले द ट्रेनिंग सिस्टम ऑपरेटर्स, जो लोग सिस्टम को ऑपरेट करेंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ताकि वो जो सिस्टम के सारे फंक्शंस हैं उनको सारे फंक्शंस का पता हो, एंड दे शुड बी एबल टू हैंडल ऑल पॉसिबल ऑपरेशन, बोथ रूटीन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आपको ऑपरेटर्स को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि उसको सिस्टम की सारी फंक्शनैलिटी पता हो, उसके नॉर्मल जो उसकी वर्किंग है वो पता हो, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई काम पड़ जाता है उसको कैसे हैंडल करना है वो पता हो। तो ये सारी आएगी अंडर द ऑपरेटर्स ट्रेनिंग। दूसरा है जी यूजर ट्रेनिंग। अब यूजर ट्रेनिंग मींस जो लोग सिस्टम को यूज करेंगे, तो इसमें क्या होएगा? एंड यूजर ट्रेनिंग होएगी। इट इन्वॉल्व्स हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम इक्विपमेंट। अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आ जाती है उसको ट्रबल शूट कैसे करना है अपने एंड पे। अगर कोई सिस्टम में दिक्कत आ रही है तो आपको कैसे डिटरमिन करना है कि नहीं ये आउटपुट ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये यूजर ट्रेनिंग में आएंगी। एंड ज्यादातर इस चीज के लिए हम यूजर मैनुअल्स क्रिएट कर लेते हैं जिसके थ्रू हम यूजर को ट्रेनिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट मेथड्स भी हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया। नाउ टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग गाइडलाइंस, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस जो ट्रेनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको फॉलो करोगे तो ट्रेनिंग आपकी ज्यादा इफेक्टिव होगी। तो पहली गाइडलाइन क्या है? इस्टेब्लिश द मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले तो आप ऐसे ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग के डिसाइड कर दो जिनको आप मेजर कर सको कि हाँ ये चीज है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और देखना है कि कितने परसेंट तक, मतलब 50% तक लोग इसको नो एक्वायर कर पाते हैं, 80% तक, मतलब आपका गोल होना चाहिए और उस गोल को आपने किस लेवल तक अचीव करना है उसके सारे आपके पास मेजर्स होने चाहिए। ट्रेनिंग मेथड अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन। सूटेबल ट्रेनिंग साइट्स, कहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है वो इफेक्टिवली आपको डिसाइड करनी चाहिए। ये सारी चीजें डिपेंड डिपेंड करती हैं एक्चुअली कि जो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमने सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना है वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, कैसे लोग हैं, कैसी जॉब प्रोफाइल्स हैं। तो ये सारी चीजें उसी के बेस पे आपको एफिशिएंटली डिफाइन डिसाइड करनी पड़ेंगी। देन एम्प्लॉइंग अंडरस्टैंडेबल ट्रेनिंग मटेरियल्स। तो ट्रेनिंग के लिए जितना मटेरियल है दैट कैन बी इफेक्टिव इन द ट्रेनिंग, यू नीड टू डिप्लॉय दैट। उसके बाद ट्रेनिंग मेथड्स हैं इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग और सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग में क्या होता है? ट्रेनर एंड ट्रेनी वो दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। वर्चुअल क्लासरूम में क्या होता है कि ट्रेनर और ट्रेनी सेम सेम टाइम पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन सेम लोकेशन पे नहीं होते। हो सकता है कि ट्रेनर कहीं और पे हो, ट्रेनी कहीं और पे हो, वो थ्रू इंटरनेट या ऑनलाइन क्लास से वो कंडक्ट कर रहे हैं। क्लासरूम उनका जो वर्चुअल है ऑनलाइन है, तो इससे क्या हो जाता है कि टाइम क्या होना चाहिए? सेम।
मतलब ट्रेनर और ट्रेनी सेम टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन जो उनका प्लेस होता है दैट कैन बी डिफरेंट। तो नॉर्मल क्लासरूम में ट्रेनर और ट्रेनी सेम टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए और सेम प्लेस पे होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड फेस टू फेस ट्रेनिंग। और दूसरी तरह की ट्रेनिंग है सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग। तो ट्रेनर और ट्रेनी इसमें भी होते हैं, बट दे डू नॉट मीट एट द सेम प्लेस सेम टाइम। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसमें दो तरह की होती है मल्टीमीडिया ट्रेनिंग, जिसमें फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपको सीडी दे दी, कोई वीडियो ट्यूटोरियल के पेन ड्राइव में वीडियो ट्यूटोरियल दे दिया, तो ट्रेनर और ट्रेनी सेम टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, सेम लोकेशन पे नहीं है, और आप अपनी हिसाब से पेस को मैनेज कर सकते हो कि आप ट्रेनिंग जो है आपने कितने पेस से उसको मैनेज करना है। आपको लगता है कि एक दिन में 30 मिनट्स, तो उसके हिसाब से। अगर आपको कुछ चीज आपको वापस जाके देखनी है, तो आप इन मीडियम्स को यूज करके वापस रिवर्स करके भी देख सकते हो। दूसरा होता है वेब बेस्ड ट्रेनिंग, ऑनलाइन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें फिर से वही सीडी डीवीडीज नहीं होंगे, लेकिन यूट्यूब काइंड ऑफ आपके पास या कोई और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं, जिसमें आपको जो ट्रेनर होता है उसने कोई रिकॉर्डेड मटेरियल या टाइप्ड कंटेंट रखा हुआ है, लेकिन वो वेबसाइट्स पे वेब पे अवेलेबल है और आप उसको एक्सेस करके जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हो। लेकिन इसमें जो ट्रेनी है वो पेस, ट्रेनिंग की स्पीड क्या रहेगी वो खुद डिसाइड कर सकता है। द सेकेंड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट फेज इज डिप्लॉय सिस्टम। तो अब सारा प्लान हो गया, अब हमने क्या करना है, सिस्टम को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी लोगों को, सिस्टम डेवलप हो गया, टेस्ट हो गया, आपने प्लानिंग कर ली कि डिप्लॉय कैसे करना है, लोगों को ट्रेनिंग दे दी। तो डिप्लॉय सिस्टम में हम सिस्टम को एक्चुअली डिप्लॉय कर देंगे ऑन द परफॉर्मिंग organization. So successful install the new system and make it available to the customers. So depending upon the complexity of the system being implemented, it may impact technical, operational, and cultural aspects of the organization. तो ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो टेक्निकल, ऑपरेशनल और कल्चरल एस्पेक्ट हैं उसको नया सिस्टम इफेक्ट करेगा। तो अब इसमें एक्टिविटीज कौन सी होती हैं डिप्लॉय सिस्टम में? मेन द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, increase network capabilities, deploy and configuration of new system software, activation of new job titles and responsibility, a new operational support structure aimed at providing customer oriented assistant. तो इस फेज में हम अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, या अकेला हार्डवेयर या अकेला जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपने सोल्यूशन डेवलप किया है उसको इंप्लीमेंट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क कैपेबिलिटीज इंक्रीज कर देंगे, और उस सिस्टम को रनिंग रखने के लिए नई जॉब्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और जो सपोर्ट सिस्टम होगा, मतलब कोई टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए उस सिस्टम को रनिंग रखने में, कोई एरर आ गई उसको ठीक करने के लिए वो कोई सपोर्ट चाहिए, तो ये सारी एक्टिवेट हो जाएंगे इन द डिप्लॉय सिस्टम प्रोसेस। अब तीसरा है जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन या कन्वर्जन टू परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जी, अब हमने सिस्टम सारा बना दिया, उसको डेवलप कर दिया, टेस्ट कर लिया, प्लानिंग की, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी, सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया। ट्रांजिशन और कन्वर्जन मींस अब हमने परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कर देना है, लो लो जी पकड़ो ये सारी चीजें, हम आपने जो कहा था हमने सारा कर दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। तो अब ट्रांजिशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले आपको ट्रांजिशन प्लान प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ट्रांजिशन प्लान में क्या चीजें होती हैं? इट कंटेन्स ऑल द एक्टिविटीज दैट मस्ट अकर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम एंड पुट इट इनटू द ऑपरेशन। वो सारी एक्टिविटीज जो इम्प्लीमेंटेशन में, न्यू सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में और उसको ऑपरेशनल करने में होएंगी परफॉर्म, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं ट्रांजिशन और कन्वर्जन प्लान। तो अब इसमें कौन कौन से चीजें इन्वॉल्व रहती हैं? तो नेम ऑफ ऑल फाइल्स फॉर द कन्वर्जन, कोई फाइल्स आपको ट्रांसलेट करनी है, कन्वर्ट करनी है पुराने से नए सिस्टम में। डेटा रिक्वायरमेंट्स टू डेवलप द न्यू फाइल ड्यूरिंग कन्वर्जन, लिस्टिंग ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड। तो अब हमने सारा जो सिस्टम डिप्लॉय कर दिया, हमने पूरा हैंड ओवर कर देना है। तो इट मींस जो पुराने सिस्टम की अगर कोई नई फाइल्स हैं उनको नए सिस्टम के हिसाब से चेंज करना है, उनको कन्वर्ट कर देना है।
और जो बाकी मैनुअल्स हैं या और चीजें हैं वो सारी हैंड ओवर कर देनी है. Identifying the controls to be used in the each activity, identifying the responsibility of the person for each activity and verifying conversion schedules. उसके बाद जो ट्रांसलेशंस हैं उनको वेरीफाई करना. तो 4 मेथड्स हैं जी ट्रांसलेशन के: पैरेलल, डायरेक्ट, पायलट एंड फेज. तो जल्दी से देख लेते हैं. पैरेलल कन्वर्जन में क्या होता है कि हम पुराने सिस्टम के साथ साथ एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर देते हैं. तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कन्वर्जन, कि एक पुराना सिस्टम था उसी के साथ जो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन एक नया सिस्टम बनाया है, हम पुराने सिस्टम के साथ ही अपना नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे. दूसरा है जी डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन. तो डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, हम नया सिस्टम इंप्लीमेंट कर देंगे और पुराने सिस्टम को पूरी तरह से हटा देंगे. द थर्ड इज पायलट अप्रोच. तो पायलट अप्रोच में क्या होगा, हम एक फेज्ड मैनर में सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे अक्रॉस ऑल द यूजर्स. तो पहले फेज में सपोज करो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को दे दिया, दूसरे फेज में अकाउंट्स ऑफिस को दे दिया, तीसरे में जनरल ब्रांच को दे दिया. तो इस तरह से आप फेज्ड मैनर में सारी चीजें हैं जो वो इंप्लीमेंट करोगे. द फोर्थ इज फेज इन मेथड. तो फेज इन मेथड में क्या होगा, हम सबसे पहले एक जगह पे उसको इंप्लीमेंट करेंगे. वहां पे इंप्लीमेंट करने के बाद सपोज कीजिए आपने सबसे पहले जनरल ब्रांच में इंप्लीमेंट कर दिया. आपकी ऑर्गेनाइजेशन के में सपोज करो जो परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 4 मेन डिपार्टमेंट्स हैं. कौन कौन से? एक है उनकी जनरल ब्रांच, एक है उनकी अकाउंट्स, ठीक है जी, एक है उनकी लेट्स से हम बोल देते हैं जनरल अकाउंट, एक है स्पोर्ट ब्रांच और एक है मैनेजमेंट. तो ये 4 ब्रांचेस हैं. तो फेज इन मैनर में क्या होगा, हमने जनरल ब्रांच में पहले अपना सिस्टम इंप्लीमेंट किया. इसके फीडबैक के बेस पे कि अब ये डिसाइड होगा यहाँ पे, हाँ ये सिस्टम अच्छा है, इसके फीडबैक के बेसिस पे फिर हम उसके फीडबैक के बेसिस पे दूसरे ब्रांच में उसको इंप्लीमेंट करेंगे. तो ऐसे वन बाय वन इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है फीडबैक के ऊपर. तो पहले आपने पहली जगह पे इंप्लीमेंट किया, फिर उसके फीडबैक के बेसिस पे सेकंड जगह पे मूव किया, लाइक दिस. फाइल कन्वर्जन. फाइल कन्वर्जन में आप क्या करोगे, अब जितनी भी ऑल ओल्ड फॉर्मेट की फाइल्स हैं उनको नए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दोगे. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई वर्ड परफेक्ट फॉर्मेट है उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कन्वर्ट करना है, या फॉर एग्जांपल पहले एक्सेल में काम होता था, फिर आप अब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस यूज कर लिया है, तो एक्सेल फाइल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चेंज करना है. तो यहाँ पे सारी जो फाइल है वो कन्वर्जन होंगी, कन्वर्ट होंगी. And the last part is post implementation evaluation review. अब आपने सारी सिस्टम इंप्लीमेंट कर दी, अब उसके बाद आपने रिव्यू करना है. तो अब ये रिव्यू करना क्यों है, दिस इज द पॉइंट. अब ये देख लेते हैं कि सबसे पहले ये रिव्यू होता क्या है. सो PIER, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इवेल्युएशन रिव्यू, इज अ टूल or standard approach for evaluating the outcome of the project and determine whether the project is producing the expected benefits to the process, product or services. अब आपने सिस्टम को इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन इस फेज में हम इवेल्युएट करेंगे कि जो सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुका है क्या वो एक्सपेक्टेड, जो हमें हमें चाहिए थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम मान के चल रहे थे कि ये बेनिफिट्स होंगे, क्या वो बेनिफिट हो भी रहे हैं कि नहीं. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है पोस्ट इंप्लीमेंट एवेल्युएशन रिव्यू के? द फर्स्ट इज टू डिटरमिन द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट अगेंस्ट द कॉस्ट बेनिफिट एंड टाइमलाइन. तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट से ही पता चलेगा कि आप कितना सक्सेसफुल रहे, कॉस्ट के हिसाब से और टाइम के हिसाब से. नाउ द सेकंड इज टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज टू ऐड वैल्यूज टू द प्रोजेक्ट. तो अब इसी फीडबैक से आपको पता चलेगा कि आप कौन सी और चीजें हैं जो ऐड कर सकते हो सिस्टम को उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए. टू डिटरमिन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अगर हम फ्यूचर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें पता होने चाहिए कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है. टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द फ्यूचर ऑफ द प्रोजेक्ट. तो इसके बेसिस पे ही हम रिकमेंडेशन कर सकते हैं
फ्यूचर प्रोजेक्ट में कि कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट किया जाए और कैसे रिफाइन किया जाए। अब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन रहता है? प्रोजेक्ट टीम, यूजर स्टाफ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टाफ एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवेल्युएशन रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपको एक्चुअली बताता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल रहा, और फ्यूचर में अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट करना है तो कॉस्ट के एस्टिमेशन कैसे लगाने हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आज हमने डिस्कस किया द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। उसमें हमने 4 फेजेस बेसिकली डिस्कस किए। प्रिपेयर द सिस्टम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, फिर सिस्टम को डिप्लॉय करना, फिर सिस्टम को ट्रांजिशन परफॉर्म करनी, मतलब कन्वर्जेंस करनी पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में। कोई फाइल कन्वर्ट करने की जरूरत है वो करना, सारा कुछ प्रिपेयर करके भाई हैंड ओवर कर देना, लीजिए आपका प्रोजेक्ट रेडी है, हमने पुरानी फाइल्स को सारी को नए के सिस्टम से हिसाब से कर दिया, नया सिस्टम है जो वर्किंग कंडीशन में है। और अगर कुछ ऐसी कुछ डॉक्यूमेंटेशन और करने की जरूरत है वो आप कंप्लीट कर दोगे। सो बेसिकली आप पूरा ट्रांजिट कन्वर्ट कर दोगे पुराने सिस्टम से नया सिस्टम। मतलब मान लीजिए दिस इज द लास्ट फेज, जिसमें आप ये होएगा कि भाई जी सारा काम हो गया, भाई ये रहा आपका, ये चीज पुराने सिस्टम को नए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, लीजिए आप इस सिस्टम को संभालिए, और अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमारा सपोर्ट स्टाफ है जो हम कवर करेंगे सिस्टम के मेंटेनेंस पार्ट के अंदर, जो मेंटेनेंस हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस फेज ऑफ द सिस्टम। बाकी इसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो सिस्टम मेंटेनेंस पे चली जाती हैं। और उसके बाद एक पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू होगा टू नो द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट अगेंस्ट द कॉस्ट, अगेंस्ट द टाइम, एंड इट विल बी यूज्ड फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। जब आपने कोई कॉस्ट एस्टिमेशन करनी है या स्ट्रेंथ वीकनेसेस से आपको आपके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट होंगे उनमें हेल्प हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए।